हेलो एवरीवन, मैं हूं घनश्याम सैनी और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री धाम पर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 6 धातु क्रम या धातुओं के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। ठीक है, इसके तहत अपन ने एलिंगम आरेख तक पढ़ लिया था। आज की अपनी क्लास रहने वाली है, वो रहने वाली है लोह अयस्क से अपन लोहे का निष्कर्षण कैसे करेंगे, यानी आयरन की मेटलर्जी अपने को पढ़नी है आज। ठीक है, तो देखिएगा अपनी जो प्रोसेस रही है उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए, जैसा मैंने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाया था आपको, वो फॉलो करेंगे अपन पूरा और इसका निष्कर्षण करेंगे। तो देखें, शुरू करते हैं अपन इसको। तो देखिए, सबसे पहले लेते हैं अपन धातु अयस्क। धातु अयस्क का अपन जो कर्षण लेते हैं, जो कर्षण इसमें डाल करके क्या करवाते हैं अपन, चूर्णित करवाते हैं। तो चूर्णित अयस्क प्राप्त हो जाएगा और चूर्णित अयस्क स्टैम्प मील और जो कर्षण दोनों पढ़ाया मैंने आपको, उसमें डाल करके इसे चूर्णित कर लेंगे। चूर्णित अयस्क का क्या करवाया जाता है, फिर सांद्रण। ठीक है, सांद्रण की 4 विधियां मैंने बताई गई है। यहां सांद्रण के पश्चात जो आपको मिलेगा वो कहलाएगा सांद्रित अयस्क। और सांद्रित अयस्क का क्या करवाना अपने को, धातु ऑक्साइड में परिवर्तन करवाना। तो धातु ऑक्साइड में परिवर्तन करें, ऑक्साइड में बदलवाएं अपन इनको, ऑक्साइड में परिवर्तन। और इसके लिए कौन सी विधाएं थी अपनी, ऑक्साइड में परिवर्तन के लिए अपने 2 कंसेप्ट थे, एक था निष्कापन और दूसरा था वर्जन। 2 विधाएं थी ना। ठीक है, और निष्कापन और वर्जन के पश्चात जो अयस्क मिला अपने को वो कहलाया निष्कापित या भर्जित अयस्क। निष्कापित या भर्जित अयस्क। इसका फिर क्या करवाना अपने को, अपचयन करवाना है। इसका अपन अपचयन करवाएंगे और अपचयन भी मैंने 4 प्रकार से पढ़ाया आपको। उसमें पहला अपचयन अपन करवा रहे थे कार्बन द्वारा, जिसको अपन क्या कह रहे थे, स्मेल्टिंग, प्रगलन। ठीक है, दूसरा एल्यूमिनियम द्वारा था, तीसरा था अपना सवता अपचयन और चौथा था यहां पर विद्युत अपघटनी अपचयन। इसके ये जो प्रोसेस है यहां से यहां तक अपन पढ़ने वाले हैं। क्लियर है बात। लोहे का जो निष्कर्षण अपन कर रहे हैं वो यहां से यहां तक में कंप्लीट हो जाता है अपना। तो चलिए देखिए, अब सबसे पहले अपन बात करेंगे लोहे की। तो यहीं से शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले आपको क्या लेना है, धातु अयस्क लेना है। धातु अयस्क की क्या क्या हो सकता है भाई, हेमेटाइट। लोहे का जो प्रसिद्ध अयस्क है वो है हेमेटाइट, Fe2O3 हो गया। दूसरा होता है लिमोनाइट। लिमोनाइट जिसको भूरा लोहा भी कहते हैं। लिमोनाइट होता है Fe2O3 3s2 के 2। ठीक है, 2Fe2O3 3s2, ये कहलाता है लिमोनाइट। और तीसरा होता है आयरन पाइराइट। आयरन पाइराइट ये होता है तीसरा आयरन पाइराइट FeS2। इन तीनों से ही अपन लोहे का निष्कर्षण करवाते हैं, लेकिन इनमें सबसे उपयुक्त कौन सा है, धातु अयस्क है, हेमेटाइट। ठीक है, तो अभी अपन जो धातु निष्कर्षण पढ़ने वाले हैं वो हेमेटाइट का धातु निष्कर्षण पढ़ेंगे। पहली चीज यहां पर क्लियर है भाई, क्या किया अपन ने, हेमेटाइट लिया। ठीक है, आप नोट्स तैयार करते जाइए। सबसे पहले धातु अयस्क हेमेटाइट लेते हैं, जो कर्सर और स्टैम्प मील में डालकर इसे क्या कर लिया जाता है, चूर्ण बना लिया जाता है, इसका पीस लिया जाता है इसे, और बारीक करके इसका चूर्ण बना लेंगे। यह कहलाता है चूर्णित अयस्क। चूर्णित अयस्क का करवाना है सांद्रण। और सांद्रण के लिए कौन सी विधि काम में लोगे लोहे के लिए, चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि पढ़ा रखी है मैंने। चुंबकीय पृथक्करण विधि में क्या रहेगा, 2 पोल, ये 2 घिरनियां हो गई, ये चुंबकीय प्रकृति वाली है, पूरा पढ़ा रखा है मैंने। केवल ये पट्टा है यहां पर, यहां से चूर्णित अयस्क अपन डालते हैं। ये चुंबकीय नेचर का पहिया है, जैसे ही इसके साथ साथ घूमता हुआ यहां पहुंचता है
तो चुंबकीय प्रकृति वाले कण हैं यानी लोह अयस्क, वह तो अलग ढेरी बना लेगा इस व्हील इस गिरने के पास में, और जो अचुंबकीय पदार्थ है वो दूर जाकर गिरेंगे। तो दोनों में हो गया ना सांद्रण। तो चुंबकीय पदार्थ जो हेमेटाइट है वो अब यहां पर आ गया है अपना। क्लियर? ये चुंबकीय पृथक्करण हो गया था। यहां से जो प्राप्त हुआ वो क्या कहलाया? सांद्रित अयस्क कहलाया। अब सांद्रित अयस्क का क्या करवाना भैया आपको? हमें करवाना है निस्थापन और वर्जन। ठीक है, निस्थापन वर्जन मेरा आपको बताया हुआ है। निस्थापन कब होगा? वायु की अनुपस्थिति में। वर्जन कब होगा? वायु की उपस्थिति में। ठीक है, अब देखिए निस्थापन के द्वारा क्या क्या हटाते हैं अपन? H2O की अशुद्धि है या फिर कोई कार्बोनेट की अशुद्धि है यदि, तो वो हटाते हैं अपन किसके द्वारा? निस्थापन के द्वारा। वर्जन के द्वारा किसे हटाते हैं अपन? सल्फर है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, इन अशुद्धियों को अपन वर्जन के द्वारा हटाते हैं। बिल्कुल पढ़ाया हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ अपन चल रहे हैं, टोटल चीजें अपन लिखते जा रहे हैं। तो अपन क्या करवाते हैं? जो सांद्रित अयस्क अपने पास प्राप्त हो गया है, इस सांद्रित अयस्क का पहले तो करवाते हैं निस्थापन। सबसे पहले क्या करवाएंगे अपन? सांद्रित अयस्क का निस्थापन करवाएंगे। निस्थापन से क्या होगा? निस्थापन से हाइड्रेट और कार्बोनेट अशुद्धियां हट जाएंगी यदि ये मौजूद हैं तो। हाइड्रेट व कार्बोनेट अशुद्धियां हट जाती हैं। ठीक है, उसके बाद में सपोज कीजिए कार्बोनेट और हाइड्रेट के अलावा इसमें क्या है? मान हो सकता है थोड़ी बहुत मात्रा में, और हो सकता क्या होता है कुछ मात्रा में सल्फर है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, तो सल्फर वगैरह के लिए मैंने क्या बताया? वर्जन। तो अपन क्या करवाते हैं? निस्थापन के बाद में इसका करवाएंगे अपन वर्जन। ठीक है, निस्थापन वायु की अनुपस्थिति में, वही परावर्तनीय भट्टी में। वर्जन करवाए वायु की उपस्थिति में, ये किसको हटा देगा? फास्फोरस, आर्सेनिक, सल्फर, इन अशुद्धियों को ये रिमूव कर देगा। तो वर्जन के द्वारा अपन इन अशुद्धियों को हटा लेते हैं। क्लियर है? यहां तक का जो अब अपन पहुंच गए क्या? निस्थापन और वर्जन के पश्चात लास्ट स्टेप क्या करवाई अपन ने? निस्थापन करवाया, वर्जन? वर्जन करवाया ना अंत में। तो यहां जो अयस्क प्राप्त हुआ उस अयस्क को अपन ने क्या नाम दे दिया? भर्जित अयस्क। क्लियर? यहां से यहां पे बिल्कुल सिंपल सा था। अब आगे जो चीज आ रही है वो है अपचयन। भर्जित अयस्क का क्या करवाना अपने को? अपचयन। और अपचयन यदि आयरन का है तो वो अपचयन करवा रहे हैं कार्बन द्वारा। तो कार्बन द्वारा यदि अपचयन होता है तो इसे स्मेल्टिंग करते हैं। क्लियर है बात? ध्यान दें, यदि धातु अयस्क का अपचयन कार्बन द्वारा हो रहा है तो ही इसे प्रगलन कहेंगे। क्लियर है बात? तो अब अपन पढ़ेंगे जो भर्जित अयस्क है उसकी स्मेल्टिंग कैसे करवाते हैं, उसका अपचयन किस प्रकार से करवाया जाता है। ठीक है, तो अपचयन के लिए अपन एक भट्टी प्रयुक्त करते हैं जिसको अपन कहते हैं ब्लास्ट फर्नेस यानी वात्या भट्टी। ठीक है, उसे देखते हैं अपन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करते हैं उसका। तो देखिए लोहे का अपन प्रगलन करवा रहे हैं। प्रगलन किसके द्वारा कहला रहा है? कार्बन द्वारा अपचयन प्रगलन कहलाता है। किस भट्टी में होगा? वात्या भट्टी में होगा, जिसे अपन ब्लास्ट फर्नेस कह रहे हैं। इसकी संरचना देख लेते हैं फटाफट अपन, उसके बाद में इसमें होने वाली अभिक्रियाओं की चर्चा करेंगे। तो देखिए ऊपर की तरफ इसमें जो संरचना होती है वो संरचना होती है इसकी कपकोण व्यवस्था वाली। यहां मैंने ये कपनुमा संरचना बना दी, ये कोण बना दिया। ये लो, ये लो, ठीक है, ये लो, ये इससे कनेक्ट। इस संरचना को कुछ मैंने, ऊपर वाली संरचना ही विशेष होती है, आप विशेष ध्यान से समझे इसको। यह संरचना कहलाई है, यह जो व्यवस्था है ये कहलाती है कपकोण व्यवस्था। कपकोण व्यवस्था। कपकोण व्यवस्था का मतलब प्याला शंकु, शंकु दिख रहा है ना आपको, प्यालेनुमा संरचना में शंकु है, तो कपकोण व्यवस्था इसकी होती है। देखेंगे इसको, अभी समझेंगे, अभी तो केवल इसकी संरचना अपन बना रहे हैं। अब नीचे से ये भट्टी कुछ इस प्रकार से चौड़ी होती चली जाती है और फिर पुनः इसको शंकरा बना दिया जाता है और इस प्रकार से नीचे यूं बना देते हैं हम इसको। ठीक है, इसकी जो दीवारें हैं बाहर की तरफ यह स्टील की चद्दरों की बनी होती है। ठीक, और अंदर की सतह जो है, अंदर की सतह वह अग्निसह ईंटों की बनी होती है। अग्निसह
ईंटों का स्तर। अंदर की तरफ कौन होता है? अग्नि से ईंटों का स्तर लगा हुआ होता है। कप कौन व्यवस्था होती है? इस कप के अंदर जो भरा होता है वह होता है धान कहलाता है। वह धान या चार्ज जिसको अपन बोलते हैं। चार्ज में क्या क्या होता है? वर्जित अयस्क, वर्जित अयस्क लिया है अपन ने, प्लस कोक होता है जिसको अपन कार्बन कह रहे हैं, और प्लस कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, ये इन सबको तीनों को मिला दे तो इन तीनों का मिक्सर कहलाता है धान। धान को पूरा पढ़ेंगे अपन, एक निश्चित अनुपात होता है इनका, 8:3:1 में मिलाते हैं। अभी इनको पूरा अपन देखने वाले हैं। यहां धान डाला जाता है, इसके अंदर गर्म वायु प्रवाहित करवाने के लिए 2 ट्यूबियर लगाए जाते हैं। ट्यूबियर का काम क्या है? गर्म वायु प्रवाहित करवाना। ये लगा दिया साहब ट्यूबियर। ठीक है, इसके अंदर ये धान यहां से गिरता रहता है, देखेंगे कैसे गिरेगा अभी, और यहां से गर्म वायु के द्वारा ये पूरा गर्म हो जाता है। तो इसका तापमान है वो ऊपर की तरफ कम रहता है, 673 केल्विन हो गया, 973 केल्विन हो गया, 1273 केल्विन हो गया, 1773 केल्विन हो गया, 2173 केल्विन हो गया। इस प्रकार से ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो तापमान में बढ़ोतरी पाई जाती है। क्लियर होगी बात? यहाँ पे नहीं है कोई समस्या मेरे ख्याल से। चलिए, ये तो हो गया अपने वात्याभट्टी का एक डायग्राम। अब देखिएगा, मैं यहां बताने जा रहा हूं, इसको समझा रहा हूं। समझ में कैसे? अपन क्या कप कौन व्यवस्था है, इसको जब यूज करेंगे नीचे की तरफ छोड़ेंगे या फिर मैं इसको दबाऊं, इन दोनों को, स्प्रिंग सी दिख रही है ना यहाँ पर, इनको दबाया जाएगा तो ये कप है ये नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक, सॉरी कौन जो वो नीचे की तरफ आ जाएगा, तो इधर की तरफ की जो जगह है वो खाली हो जाएगी, तो ऊपर से जो धान डाला है वो इस भट्टी के अंदर गिर जाएगा। इसको ऊपर खींच लें तो ये गेट है ये बंद हो जाता है। ठीक है, ये व्यवस्था क्यों की गई है? व्यवस्था इसलिए की गई है कि जैसे ही भट्टी के अंदर अपन गर्म वायु डाल रहे हैं, गर्म वायु अयस्क से क्रिया करके गर्म वायु और अपशिष्ट गैस से बाहर निकलेंगे। अब कहीं वो गैस ऊपर से बाहर ना निकल जाए। यदि ऊपर से बाहर निकल गई तो भट्टी तो ज्यादा गर्म होगी नहीं, अपने को तापमान बहुत ज्यादा करना है इसका मतलब उन गैसों को रोक के रखना है अपने को पहले, और ज्यादा रोक दी तो भट्टी में ब्लास्ट हो जाएगा, इसका मतलब उनको निकालना भी जरूरी है। दोनों काम है। तो कप कौन तो क्या करता है? उन गैसों को ऊपर से निष्कासन बंद कर देता है। यदि निकालना ही है अपने को तो यहां पर अपशिष्ट गैसों के निकास द्वार होता है, अपशिष्ट गैस निकास द्वार। ठीक है भाई, क्लियर है बात? क्या कहा मैंने? कप कौन व्यवस्था इस एक प्रकार से इस प्रकार की व्यवस्था है कि यह भट्टी के अंदर की गर्म गैसों तथा अपशिष्ट गैसों को बाहर नहीं जाने देता। ठीक है, क्या करता है ये? जैसे इसके अंदर अपन धान भर देंगे, इस धान को भरने के पश्चात ये धान यहीं पड़ा रहेगा। जैसे इसको लूज किया जाएगा तो कप जो कौन है वो नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा तो साइडों से जो धान है वो इस भट्टी के अंदर आ जाएगा। यदि इसको टाइट कर लेंगे फलस्वरूप ये इसको बंद कर देगा, तो गैसें बाहर नहीं निकल पाएंगी। और क्या व्यवस्था रहेगी? केवल धान ही इसके अंदर गिरेगा, गैस बाहर नहीं निकल पाएगी। अपशिष्ट गैसों को बाहर निकालने के लिए अपशिष्ट गैस निकास द्वार होता है ऊपर की तरफ। क्लियर हो गया बात? इसको गर्म करते हैं तो इसमें 2 ट्यूबियर लगाए हुए हैं जो गर्म वायु प्रवाहित करवाते हैं, यानी ऑक्सीजन भी उसमें शामिल है, ऑक्सीजन उसके अंदर प्रवेश करेगी इसको। तो यह अंदर का जो भी धान है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, ऊपर की तरफ कम ताप है तो अलग अभिक्रियाएं होंगी। तो ताप के आधार पर इन क्षेत्रों को अलग अलग नाम दिया गया है। जो 673 केल्विन के आसपास वाला ताप है वह क्षेत्र कहलाता है अपचायन क्षेत्र। वह क्षेत्र क्या कहलाता है? अपचयन क्षेत्र कहलाता है, अपचयन क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, और उसके बाद में नीचे की तरफ जो जो आते हैं तो तापमान में क्या बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यह बढ़ोतरी लास्ट तक आते आते तो बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी धातु वो पूरी तरह से पिघल जाता है। यही तो चाह रहे हैं अपन। तो ये ऊपर वाला अपचयन क्षेत्र हो गया। इसके नीचे वाला क्षेत्र कहलाता है केंद्रीय क्षेत्र या उष्मा शोषण क्षेत्र। केंद्रीय या उष्मा शोषण
ऊष्मा शोषण क्षेत्र। ठीक है भाई, बात नहीं है कोई दिक्कत। यह क्षेत्र कहलाता है लगभग 1173 से ऊपर का, 1173 1373 के बीच का जो भी क्षेत्र है वह अलग अलग क्षेत्र पड़ेंगे अपन, इसमें इतनी कोई समस्या वाली बात नहीं। अपचयन क्षेत्र हो गया ऊपर, उसके नीचे केंद्रीय या ऊष्मा शोषण क्षेत्र हो गया, उसके नीचे संगलित क्षेत्र आ जाएगा, संगलित क्षेत्र आ गया, और सबसे नीचे आ जाएगा दहन क्षेत्र, सबसे नीचे दहन क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या रहा, अलग अलग भागों में क्रिया होते होते जब तापमान बहुत ज्यादा हो जाएगा संगलित क्षेत्र आ जाएगा। संगलित क्षेत्र में क्या हो जाएगा, धातु पूरी तरह से गल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, मेल्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ एक एक चीज को मैं आपको समझाऊंगा यहां पर। नीचे जो धातु मेल्ट हो जाएगा तो धातु तो भारी होता है, तो नीचे तो रह गया धातु, और एक इसमें धातुमल और बनेगा, तो यहां आ गया धातुमल। हल्का होने के कारण धातुमल है वो धातु की द्रवित धातु की सतह के ऊपर तैरता रहता है। इन दोनों को हटाने के लिए अलग अलग निकास द्वार होते हैं, यानी इससे तो हटा दिया अपन ने, इधर से धातु आ गया, और ऊपर का निकास द्वार है अपन यहां निकास द्वार कर देते हैं इधर, यहां से कौन आ गया, धातुमल बाहर निकल जाता है। क्लियर हो गई बात, नहीं है कोई दिक्कत। तो ये रही अपनी ब्लास्ट फर्नेस। अब अपन इस पूरी ब्लास्ट फर्नेस की रासायनिक अभिक्रियाएं देखते हैं, कौन से क्षेत्र में कौन सी अभिक्रिया होगी और इसमें क्या क्या व्यवस्था होने वाली है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं धान क्या होता है, यहीं से शुरू करते हैं इसको। धान या चार्ज, जैसा मैंने लिख दिया है, क्या है, भर्जित अयस्क, भर्जित अयस्क। अब इस भर्जित अयस्क में क्या क्या है भाई, भर्जित अयस्क के अंदर आधात्री भी तो है, तो आधात्री को मैं इसके पास ही लिख देता हूं भाई। ये किसके अंदर है, ये इसके अंदर ही मौजूद है, भर्जित अयस्क में आधात्री है। ठीक है, ये दो चीजें अपने पास थी, यानी भर्जित अयस्क और आधात्री है। अपन क्या चाह रहे हैं, आधात्री अलग हो जाए, और भर्जित अयस्क क्या है, ऑक्साइड वाला है, तो ऑक्साइड का अपचयन हो जाए और आधात्री अलग हो जाए। तो आधात्री को अलग करने के लिए क्या मिलाते हैं अपन, गालक। तो गालक क्या है अपन, चूने का पत्थर। पहले अपन इसको लिख देते हैं, कोक को अनुपात में ठीक आ जाएगा, प्लस कोक। कोक क्या होता है, कार्बन। कार्बन क्या करेगा, इसका अपचयन करेगा। भाई यहां दो चीजें आपके पास, भर्जित अयस्क और आधात्री है। भर्जित अयस्क का करवाना अपने को अपचयन, कौन कर देगा, कार्बन कर देगा। आधात्री को हटाने के लिए क्या मिलाते हैं, गालक, और गालक के रूप में लिया अपन ने चूने का पत्थर, चूने का पत्थर यानी CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट लिया अपन। ठीक है, अब इनका अनुपात होता है, भर्जित अयस्क लेते हैं 8 अनुपात, कोक लेते हैं 3 अनुपात, और चूने का पत्थर लेते हैं 1, यानी 8 भाग भर्जित अयस्क, 3 भाग कोयले का, और 1 भाग होता है चूने के पत्थर का। इस मिक्सर को बोला जाता है धान। तो धान क्या हो गया भाई, भर्जित अयस्क 8 भाग, कोक 3 भाग, कार्बन की जो बात करें, और चूने का पत्थर 1 भाग। इनका मिक्सर कहलाता है, क्या कहलाएगा अपना, इनका मिक्सर कहलाएगा अपना धान। क्लियर है, चलिए अब देखते हैं इसको आगे। भर्जित अयस्क में धान ले लिया अपन ने। अब ये धान जैसे इसके अंदर गिरा, गिरते ही इसके अलग अलग क्षेत्र हैं, प्रत्येक क्षेत्र से अलग अलग अभिक्रिया होते होते ये नीचे उतरता चला जाएगा। समझ रहे हैं बात को। सबसे ऊपर आ गया अपना अपचयन क्षेत्र। तो अपचयन क्षेत्र में देखिए क्या आता है। पहली चीज तो अपचयन क्षेत्र की अपन रेंज देख लेते हैं भाई। ऊपर 673 से शुरू है ये, और लगभग 973 केल्विन तक ये का क्षेत्र जो है वो है अपचयन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस भाग में क्या होता है भाई, सबसे पहले तो अपन कोक की बात करें तो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। लेस अमाउंट पहुंचता है, ऊपर तक ऑक्सीजन की कम मात्रा पहुंचती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बेसिकली वहां देखने को अपने को मिलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गई। यहां पर Fe2O3 जो हेमेटाइट का ऑक्साइड था, आयरन का ऑक्साइड है, यह CO से क्रिया करके रिड्यूस हो जाएगा, Fe3O4 बना ले, अपचयित हो गया, प्लस CO। कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो बाहर निकलती चली जाएगी,
ये वाला Fe3O4 है, यह कार्बन मोनोऑक्साइड से पुनः रिड्यूस होकर के FeO आयरन ऑक्साइड बना सकता है प्लस CO2 अपचयन हो रहा है ना सभी का। इसके अलावा इसका डायरेक्ट भी अपचयन हो जाए Fe2O3 भाई ये हो सकता है, इसमें ना बदले डायरेक्ट भी हो सकता है CO क्या बनाए FeO प्लस CO ये लो सर। ये रह गई इस अपचयन क्षेत्र की रासायनिक अभिक्रिया। क्लियर बात, यहां तक नहीं है कोई दिक्कत। अब आप देखो Fe2O3 और Fe3O4 ऑक्सीकरण हुआ या अपचयन हुआ। अब आप कह दोगे कहीं ऐसा मत कह देना कि इधर ऑक्सीजन 3 है इधर ऑक्सीजन 4 है तो ऑक्सीजन जुड़ गई ऑक्सीकरण हो गया, नहीं, ऑक्सीकरण बता देगा आपको इसका कितना है भाई। इसका ऑक्सीकरण निकालोगे आप +3 आएगा और इसका ऑक्सीकरण 8/3 आएगा। 8/3 का मतलब 2.266 इस प्रकार से मान लिया 8/3 आ गया इसका मतलब ऑक्सीकरण में कमी है तो अपचयन हो रहा है ना। तो अपचयन क्षेत्र में हुई ये अभिक्रिया, यानी यहां से आपने ध्यान डाला तो यहां तक आते आते ध्यान जब यहां तक पहुंचा है, पहुंचते पहुंचते उसमें ये अपचयन हो चला है। क्लियर है बात। यहां पर जो लोहा प्राप्त हो रहा है अपना, उस लोहे से कार्बन डाइऑक्साइड गैसें हैं वो बाहर निकल गई है, ठीक है, यानी ऑक्सीजन की कमी हो गई है। ऑक्सीजन की कमी होने से यह सरंध्र हो गया है और ठोस तो रहता ही। इस सरंध्र और ठोस लोहे को अपन कहते हैं स्पंजी लोहा। स्पंजी लोहा क्या होता है? स्पंजी लोहा सरंध्र और ठोस। तो अपचयन क्षेत्र से अपने को कौन सा लोहा प्राप्त हो गया है? सरंध्र और ठोस लोहा प्राप्त हो गया है, जिसे अपन ने स्पंजी लोहा कहा है। अगली अभिक्रिया अपन देखते हैं कि केंद्रीय या उष्मा शोषण क्षेत्र में कौन सी अभिक्रिया होती है। तो अगला है केंद्रीय भाग या केंद्रीय या उष्मा शोषण क्षेत्र। उष्मा शोषण क्षेत्र बेसिकली यह किस पर डिपेंड कर, यहां पर कौन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसके लिए है? ये अधात्री को हटाने वाला सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ठीक है, यानी यहां पर गालक है वो अधात्री से क्रिया करेगा। क्लियर हो गई बात। इसके जब क्षेत्र की अपन बात करें तो 1173 से लगभग 1473 केल्विन या 1373 मान लीजिए 1473 केल्विन तक का क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है 1473 के ऊपर अपन बैठ गए कि नहीं यहां तक तो ये बाउंड्री बन गई, इसके आगे का क्षेत्र संगालित होगा, नहीं, संगालित क्षेत्र वो 1373 से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। वो तो वहां पर एक ट्रांजिशन है, दोनों क्षेत्र, ऐसा कोई पार्टीशन नहीं किया गया है कि ये वाला क्षेत्र ही संगालित क्षेत्र कहलाएगा। क्लियर है। तो 1173 से 1473 तक के जो भी बीच का क्षेत्र है लगभग 1473 तक का वह केंद्रीय या उष्मा शोषण या बीच का क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया होने वाली है वो क्या होने वाला है? जो चूने का पत्थर है सबसे पहले वो डिकम्पोज हो जाएगा 1273 केल्विन पर। CaCO3 1273 केल्विन के ऊपर ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये क्या है? ये किसकी तरह काम करेगा? गालक की तरह काम करेगा, ठीक है। और ये क्या है? क्षारीय। और हम जानते हैं कि जो धातु अयस्क लिया था आपने, धान लिया था, इसमें अधात्री होती है, वो सिलिका की होती है। SiO2 क्या होती है? इसमें अधात्री होती है। तो अधात्री से CaO गालक क्रिया करता है और क्या बना लेगा? धातुमल बना लेगा। यह बीच का क्षेत्र सबसे ज्यादा इसी के लिए जाना जाता है। क्या बना इसने? कैल्शियम सिलिकेट बना, जिसको अपन क्या करें? धातुमल। सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया के रूप में केंद्रीय भाग में यही होती है। क्या होता है? जो आपने कैल्शियम कार्बोनेट या चूने का पत्थर लिया वो डिकम्पोज हो जाएगा और उसका जो गालक वाला भाग है CaO, ये CO2 तो गैस से बाहर चली जाएगी, CaO जो है यह अधात्री से क्रिया करके धातुमल बना लेता है। क्लियर होगी बात यहां पर। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि कुछ मात्रा में आयरन ऑक्साइड का भी यहां अपचयन हो जाए, Fe+CO2, ठीक है। इसका मतलब यहां पूरा आपका पूरा जो स्पंजी लोहा था वह पूरा का पूरा अपचयित नहीं होता है, यहां से शुरू हो गया, ठीक है। यहां से जो Fe आयरन ऑक्साइड है उसका अपचयन शुरू हो गया और उसकी कुछ मात्रा हो सकता है, थोड़ा सा आयरन है, आयरन में रिड्यूस हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाए। क्लियर हो गई बात।
इस वाले भाग में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या निकल करके आई, धातुमल का निर्माण, हल्का होता है। ठीक है, चलिए इसके आगे का जो क्षेत्र है वह कहलाता है संगालित क्षेत्र, नाम से लग रहा होगा संगालित क्षेत्र, नाम से लग गया होगा आपको कि क्या होने वाला है यहाँ पर, यहाँ गलने वाला है धातु। तो 1373 में कह रहा था 1373 से 1573 केल्विन के जो क्षेत्र है वह कहलाता है संगालित क्षेत्र कहलाता है। क्लियर, इसमें जो स्पंजी लोहा है वह पिघल जाएगा, स्पंजी लोहा पिघल जाएगा। और सीधी सीधी बात है भाई, यहाँ CO2 क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्या अभिक्रिया होगी, अभिक्रिया तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड है, कोक जो है उससे क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना ले, यही तो रहा ना अपना। सीधी सीधी अपन बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन से क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना ले। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज हो रही है वो क्या है, यहां जो स्पंजी लोहा अपने को प्राप्त हुआ था पहले वाले अपचयन क्षेत्र से, स्पंजी लोहा पिघल जाता है, स्पंजी लोहा पिघल जाता है। और क्या होता है, इसके अंदर छोटी मोटी अशुद्धियां हो सकती हैं, जैसे कार्बन है, फास्फोरस है, सिलिकॉन है, मैंगनीज है, इनका अवशोषण कर लेता है। भाई पिघल गया ना, तो ये क्या रहेंगी, ये अशुद्धियां इसके अंदर ही शेष रह जाती हैं, इसके अंदर के अंदर ही बची रह जाती हैं। कार्बन है, फास्फोरस है, सिलिकॉन है, मैंगनीज है, ये अशुद्धियां इसके अंदर बची रह जाती हैं। किसके अंदर, स्पंजी लोहे के अंदर, जो कि स्पंजी लोहा संगालित क्षेत्र में गल गया है। क्लियर होगी बात। लास्ट वाला भाग है अपना दहन क्षेत्र, तो चौथा अपना दहन क्षेत्र। दहन क्षेत्र की अपन बात करें, इसका मतलब अपन नीचे की तरफ आ गए हैं, और 1773 से 2173 के लगभग का क्षेत्र है। 1773 केल्विन से 2173 केल्विन के बीच का लगभग का जो क्षेत्र है वह कहलाता है दहन क्षेत्र। ठीक है, अब दहन क्षेत्र का मतलब है यहाँ कार्बन जलेगा, दहन होगा। ठीक है, तो कार्बन सबसे पहली चीज, कार्बन है ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, दूसरा जो आयरन ऑक्साइड था जो संगलित क्षेत्र में गल गया था, उस गले हुए कार्बन मोनोऑक्साइड का भी क्या हो जाएगा, अब यहां पर 100% इसका क्या हो जाने वाला है, रिडक्शन हो जाने वाला है। तो FeO है, कार्बन से क्रिया करके क्या बनाएगा, Fe+C, कार्बन में क्या हो गया भाई, आयरन में रिड्यूस हो गया, अब चेंज हो चला है। अब इसका तात्पर्य ये कहता ही नहीं है कि आप ये कहो कि भाई CO से भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, किसने रोका है, Fe+CO2, ये भी रिएक्शन देखने को मिलती है। सीधा सीधा तात्पर्य क्या रहा, दहन क्षेत्र में कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकता है, आयरन ऑक्साइड कार्बन से क्रिया करके अपचयित हो जाएगा और आयरन में आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी हो सकता है आयरन ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करके आयरन में अपचयित हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बाहर निकल जाए। क्लियर हो गई बात। चलिए यहां पर हो चला है अपचयन, और अब जो ये लोहा अपने को प्राप्त हो रहा है, इस लोहे को अपन कहते हैं कच्चा लोहा। ठीक है, या पिग आयरन, कच्चा लोहा या पिग आयरन। और इस कच्चे लोहे पिग आयरन में कार्बन की अशुद्धि होती है 4% तक। 4% तो किसकी अशुद्धि होती है, कार्बन की। इसके अलावा फास्फोरस भी होता है, सल्फर भी हो सकता, फास्फोरस है, सिलिकॉन है, मैंगनीज है, इनकी अशुद्धियां भी सूक्ष्म मात्रा में मिलती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अशुद्धि किसकी होती है, कार्बन की होती है। क्लियर है बात, यहां तक नहीं है कोई दिक्कत। अपने को अब क्या रहा, जो संगालित क्षेत्र, जो केंद्रीय ऊष्मा शोषण क्षेत्र था, इसके अंदर क्या मिल गया था, धातुमल बन गया था। ठीक है, और संगालित क्षेत्र में लोहा गल गया था। अब यहाँ लोहा भारी होने के कारण वो तो जमा हो जाएगा, धातु तो नीचे, और धातुमल है उसके ऊपर तैरता रहेगा तो इसको बारी बारी से बार बार हटाते रहेंगे और धातु को यहां से पृथक कर लेते हैं। ये जो धातु प्राप्त हो रहा है उसको अपन कह रहे हैं कच्चा लोहा या पिग आयरन। ठीक है, पिग आयरन का फिर अपन करवाते हैं शुद्धिकरण। अब देखिए, वात्याभट्टी से जो अपने को कच्चा लोहा प्राप्त हुआ था वह द्रवित अवस्था में है। उस कच्चे लोहे को ठंडा करवाएंगे तो अपने को ढलवा लोहा प्राप्त होगा। ठीक है, और ढलवा लोहे से अपन क्या बनाएंगे, पिटवा लोहा प्राप्त करेंगे।
तो अपने पास जो प्रगलन से प्राप्त हो गया वो था कच्चा लोहा, ठीक है, कच्चा लोहा। और इसका दूसरा नाम क्या है भाई? पिग आयरन। इसका दूसरा नाम हो गया पिग आयरन। पिग आयरन को ठंडा कराएंगे, ठंडा करवाने पे प्राप्त होगा अपने को ढलवा लोहा, ढलवा लोहा। और ढलवे लोहे से अपन प्राप्त करेंगे पिटवा लोहा, पिटवा लोहा, ठीक है। ये नाम अलग अलग इसलिए हैं, इनमें उपस्थित कार्बन की मात्रा के आधार पर नाम है। कच्चे लोहे में कार्बन की मात्रा होती है 4%, ढलवे लोहे में होती है कार्बन की मात्रा 3%, और पिटवा लोहे में कार्बन की मात्रा होती है 0.2 से 0.5%। यानी सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? पिटवा लोहा है सबसे शुद्धतम रूप। अब देखो कैसे ये प्रक्रिया होती है। जो आपने कच्चा लोहा लिया है उसको ठंडा करवा रहे हैं, तो ठंडा करवाने की विधाएं दो हो सकती हैं। एक तो आपने बहुत तेजी से ठंडा करवाया हो और एक बहुत धीमे धीमे आपने ठंडा करवाया हो, ये दो चीजें हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें कि तेजी से ठंडा करवाएंगे, और दूसरा मैंने कर लिया धीमे ठंडा। क्या करते हैं अपन, जो कच्चा लोहा प्राप्त हुआ है उसे रेत के सांचे बना करके उसके अंदर डाल लेते हैं, उड़ेल लेते हैं। रेत के सांचों पर इस कच्चे लोहे को उड़ेल लेते हैं और उसे लोहे को अब अपने को ठंडा करवाना है, ठीक है। यदि अपन यहां पर बात कर रहे हैं, अपन क्रस्ट आयरन की बात कर रहे हैं, कास्ट आयरन की बात कर रहे हैं, कास्ट आयरन की बात कर रहे हैं, तो यदि अपन तेजी से उसको ठंडा करवा रहे हैं, गर्म पिघले हुए को रेत के सांचों में डाल लेंगे, और यदि उसे तेजी से ठंडा करवाएंगे तो जो कार्बन है वह सीमेंटाइट फॉर्म में जमा हो जाएगा। कार्बन किस रूप में जमा हो जाएगा? सीमेंटाइट, सीमेंटाइट रूप में जमा होकर क्या बना लेगा? Fe3C, ये बन जाता है। यानी कार्बन है वो आयरन में किस रूप में जमा हो जाएगा? Fe3C के रूप में जमा हो जाएगा। और इसे क्या कहेंगे? इसे सफेद ढलवा लोहा कहेंगे, सफेद ढलवा लोहा। ध्यान दीजिए क्या बता रहा हूं मैं, यदि तेजी से ठंडा करवा रहे हैं तो आयरन का जो कच्चा लोहा है अपना, उस कच्चे लोहे में कार्बन सीमेंटाइट रूप में जमा हो जाता है, ठीक है। सीमेंटाइट रूप को अपन कहा Fe3C, और इससे जो लोहा प्राप्त हो रहा है ढलवा लोहा, वह सफेद रंग का होता है, और उसे अपन ने कहा सफेद ढलवा लोहा। यदि यह धीरे धीरे ठंडा करवाया जाए तो कार्बन किस रूप में जमा होगा? ग्रेफाइट के रूप में। कार्बन किस रूप में जमा होगा? ग्रेफाइट के रूप में। कार्बन ग्रेफाइट के रूप में जमा, ग्रेफाइट के रूप में, और यह लोहा होगा भूरे रंग का, तो इसको कह देंगे अपन भूरा ढलवा लोहा। भाई है तो ढलवा ही, बस ठंडे करने का फर्क पड़ गया। तेजी से कर रहे हैं सफेद ढलवा लोहा, कार्बन किस रूप में? सीमेंटाइट फॉर्म में। धीमे धीमे कर रहे हैं ठंडा, तो कार्बन ग्रेफाइट के रूप में जमा हो रहा है, और इसको कह रहे हैं भूरा ढलवा लोहा। क्लियर होगी बात यहां पर। एक चीज और जो आपके अंतर में यहां में काम में आएगी, वो अंतर यह है, यदि ढलवे लोहे का गलाया जाए, गलनांक देखा जाए अपना, तो वो पिटवा लोहे से कम होता है, वो होता है 1423 से 1523 केल्विन। यानी गलनांक कितना माने अपन इसका? 1423 से 1523 केल्विन। और पिटवा की जब अपन बात करेंगे तो 1800 के ऊपर जाएगा, 1823 केल्विन के करीब जाएगा। तो ये तो रही अपनी ढलवे लोहे की बात, ठीक है। पिटवे लोहे की अपन बात करें तो पिटवे लोहे का गलनांक कितना रहता है भाई? 1823 केल्विन के ऊपर गलनांक होता है। कारण क्या रहा? कारण है अशुद्धियां। कार्बन की मात्रा यदि ज्यादा है, अशुद्धि ज्यादा है, तो गलनांक कम है, 1423 से 1523 केल्विन पर। इसके अलावा इसमें अशुद्धियां और कौन सी हैं? वही अशुद्धियां, फॉस्फोरस है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, सिलिकॉन है, मैंगनीज है, ये अशुद्धियां मौजूद, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा अशुद्धि किसकी? कार्बन की है, तो अपन कार्बन को ही कंसिडर किया अपन ने। कार्बन की अशुद्धि है यहाँ पर ज्यादा है, तो गलनांक कम होगा, कार्बन की अशुद्धि कम हो जाएगी, गलनांक ज्यादा हो जाएगा। एक चीज और देखने को मिलती है यहाँ पर, जब ढलवे लोहे की बात करते हैं तो यह अत्यंत कठोर होता है।
ठीक है, लेकिन भंगुर होता है, कठोर वो भंगुर होता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कि इस पर जंग नहीं लगता। यहां लिख देता हूं, जंग नहीं, ढलवे लोहे पर जंग नहीं लगता, कठोर और भंगुर। अब आपसे पूछ लिया जाए कि ढलवा लोहा और पिटवा लोहा में फर्क बताओ, अंतर बताओ, तो मैं अंतर यही बता देता हूं। ढलवा लोहा कार्बन की मात्रा कितनी, 3%। पिटवा लोहा कार्बन की मात्रा 0.2 से 0.5%। पहली चीज होगी। दूसरी चीज गलनांक कितना, 1423 केल्विन से 1523 केल्विन, और पिटवे लोहे का 1823 केल्विन। तीसरी चीज, इस ढलवे लोहे पर जंग नहीं लगता, इस पर जंग, पिटवा लोहे पर जंग लग जाता है। चौथी चीज, इसमें अशुद्धियां अधिक होती हैं और पिटवा लोहे में अशुद्धियां कम होती हैं। पांचवी चीज, ढलवा लोहा किससे प्राप्त हो रहा है, कच्चे लोहे से, और पिटवा लोहा किससे प्राप्त हो रहा है, ढलवे लोहे से। क्लियर है बात भाई? तो यहां अंतर भी मैंने आपको क्लेरिफाई करवा दिए हैं। तो अंतर के साथ ही अब इसको बढ़ाते हैं अपन आगे, ढलवे से पिटवा लोहा कैसे प्राप्त करते हैं। लेकिन अंतर पर पहले लिख देता हूं एक साथ ही, ताकि वो अंतर आप आराम से नोट डाउन कर लो। मैं लिख देता हूं अभी। तो पहला तो हो गया कार्बन की मात्रा हो गई दोनों में। दूसरा, इसका गलनांक क्या है, इसका गलनांक कम होता है, ठीक है ना। इसका गलनांक कितना मान लेते हैं अपन, 1423 बोला ना अभी, 1423 से 1523, और इसका गलनांक 1823 पिटवा लोहे का, ठीक है। इसके अलावा अपन कह रहे हैं इसको कठोर भंगुर, कठोर भंगुर और जंग नहीं, और इस पे जंग लगता है, ठीक है। ढलवे लोहे को किससे प्राप्त करते हैं, कच्चा लोहे से, कच्चे लोहे को ठंडा करके। और पिटवा लोहा किससे प्राप्त करते हैं, ढलवे लोहे को पीट के, ढलवा लोहे से। भाई पीटते हैं तो पिटवा लोहा आ जाता है। अभी देखेंगे अपन ढलवा से पिटवा किस प्रकार से बनाते हैं। तो जो मेजर अंतर थे वो मैंने अभी आपको बता दिए। इसमें अशुद्धि अधिक होती है, अधिक, और इस वाले में क्या रहेंगी, कम रहेगी। यानी शुद्धतम रूप पिटवा लोहा क्या है, शुद्धतम रूप है, और ये अशुद्ध रूप है। ये लीजिए साहब, ढलवा पिटवा के बहुत सारे अंतर मैंने यहां पर नोट डाउन कर दिए। तो चलिए आज के लेक्चर का अंतिम टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं, ढलवा लोहा से पिटवा लोहा कैसे प्राप्त करेंगे। तो अगला टॉपिक है ढलवा लोहे से पिटवा लोहा प्राप्त करना। तो इसमें करने वाले क्या है, अपन कर रहे हैं कि भाई जो Fe है उसमें किसकी अशुद्धि ज्यादा है, कार्बन की। Fe में कार्बन की कितनी परसेंट अशुद्धि थी, 3% अशुद्धि है। 3% अशुद्धि वाला जो आयरन है वह ढलवा लोहा कहला रहा है। तो Fe की जो अशुद्धि है, कार्बन अशुद्धि, इसको कम करना है। इसको कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसके अंदर हेमेटाइट मिला देते हैं। ये हेमेटाइट, ठीक है। और अभिक्रिया करवाते हैं परावर्तनी भट्ठी में। किसमें लेते हैं इसको, परावर्तनी भट्ठी में। और वायु की उपस्थिति में अपन अभिक्रिया करवाएंगे। देखिए Fe आयरन है, आयरन में कौन अशुद्धि है, कार्बन। तो अभिक्रिया कौन करने वाला है, अभिक्रिया कार्बन करने वाला है। क्या करेगा, कार्बन है Fe2O3 से अभिक्रिया करेगा और इसके ऑक्सीजन ग्रहण करके क्या बना लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी अभिक्रिया कार्बन कौन सा है, अशुद्धि वाला। ये Fe2O3, ध्यान दें, ढलवे से पिटवा लोहा परावर्तनी भट्टी में बनाते हैं। इसमें ढलवा लोहा लिया, उसमें Fe2O3 यानी जो उसका प्राथमिक अपना हेमेटाइट था वो लिया और उसके साथ मिक्स करके अपन ने इसके अंदर डाल दिया। तो कार्बन अशुद्धि है वह Fe2O3 द्वारा, Fe2O3 का रिडक्शन हो जाएगा और कार्बन का ऑक्सीकरण होकर के कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाएगी, यानी Fe प्राप्त हो गया और CO। ऐसा होने से क्या हुआ, कार्बन जो कौन सा है, Fe के अंदर है, ये वाला Fe के अंदर मौजूद वो कार्बन है,
तो आयरन में कार्बन की कमी हो गई ना, कार्बन की कमी हुई, तो इससे जो आयरन प्राप्त हो रहा है वह आयरन क्या है, 0.2 से 0.5% कार्बन ही लिए हुए है। ठीक है, तो यह सबसे शुद्धतम का आयरन है। अब इसको पिटवा लोहा क्यों कहा, तो होता यह है कि इसमें फास्फोरस है, सल्फर है, सिलिकॉन है, मैग्नीज है, फास्फोरस, ये अशुद्धियां मौजूद होती हैं। तो परावर्तनीय भट्टी में क्या है, जैसे वायु के झोंके लगते हैं तो ये क्या है, वाष्प बन जाती है, ऑक्साइड बन जाते हैं, इनके वाष्प बन जाती हैं, तो अधिकांश तो बाहर चली जाती है। कुछ एक यदि अशुद्धियां बच गई हैं तो वो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बना लेती हैं। यानी जैसे फास्फोरस की अपन बात करें, फास्फोरस है, आयरन जो ऑक्साइड है, हेमेटाइट है, उससे रिएक्शन करके क्या बना लेगा भाई, Fe में रिड्यूस हो जाएगा और ये बन जाएगा P2O5। क्लियर है बात, P2O5 प्राप्त हो गया। ये P2O5 पुनः हेमेटाइट से रिएक्शन कर लेगा और धातुमल बना लेगा, P2O5 Fe2O3 और आयरन का फॉस्फेट धातुमल बना देता है, यानी FePO4, ये धातुमल अपने को प्राप्त हो गया। ठीक है, इसको कह रहे हैं अपन धातुमल। अब हुआ कैसा, अब हुआ ये कि परावर्तनीय भट्टी तो इस प्रकार की है कि उसमें धातुमल को हटाने के लिए अलग से व्यवस्था नहीं है। परावर्तनीय भट्टी पढ़ा रखा है मैंने आपको, देखें आप उसमें, वहां क्या है, धातु भी वही है और धातुमल भी वही है, एक ही जगह पर मौजूद है। तो Fe, ये Fe और ये धातुमल एक ही जगह मौजूद है, अलग अलग सेपरेट ही नहीं हुआ। जो लोहा था उसी के अंदर धातुमल घुल गया। तो क्या करते हैं, ऐसे अयस्क को बाहर निकाल लेते हैं, लोहे को बाहर निकाल लेते हैं और उसके गोले बना लेते हैं, और गोले बना करके जो इलेक्ट्रिक है, विद्युत द्वारा चालित हथौड़ा है, उससे उसको पीटा जाता है। यानी बड़े बड़े गोले बना लिए, इन गोलों के ऊपर लोहे जो इलेक्ट्रिक या विद्युत चालित हथौड़े से इसको पीटा जाता है। पीटते हैं तो इससे जो धातुमल है, धातुमल बाहर निकलता जाता है, यानी जो भी अशुद्धियां वो बाहर निकलती जाती है धातुमल के रूप में। तो धातुमल के रूप में ये बाहर निकल जाता है और ढलवा लोहा अब पीटने से क्या बन गया है, पिटवा लोहा। तो ढलवा लोहा को पिटवा लोहा क्यों कहा गया, क्योंकि इसका कन्वर्जन है वो पीटने से हुआ है ढलवे लोहे को, इसलिए इसका नाम कहा गया है पिटवा लोहा। तो ये रही लोहे के निष्कर्षण की तमाम चीजें। एक और है इसमें, जो लोहे, कच्चा लोहा और पिटवा लोहे के बीच में आ जाता है कार्बन की मात्रा को लेकर के, वो है स्टील। तो स्टील में क्या होता है, कार्बन की मात्रा ढलवे लोहे से कम और पिटवे लोहे से ज्यादा होती है। यानी स्टील की जब अपन बात करें तो स्टील में कार्बन की मात्रा होती है 0.15 से 1.5 के बीच में, ये कार्बन की परसेंटेज होती है। किसमें, स्टील में होती है। ढलवे लोहे में कितनी होती है, 2 से 3%, और पिटवे लोहे में कितनी होती है, 0. अभी बताया मैंने आपको 0.2 से 0.5 के बीच में ढलवे लोहे में, पिटवे लोहे में कार्बन की मात्रा होती है। तो ये रहा अपना आज का आयरन का जो हेमेटाइट है, हेमेटाइट से अपन लोहा कैसे प्राप्त करते हैं। कल की क्लास में अपना रहने वाला है कॉपर का धातु क्रम। तब तक आप रिवाइज कीजिएगा और पूरा लेक्चर आप जब भी मेटलर्जी अपन पढ़ रहे हैं तो पहले लेक्चर से अंत तक पूरा लेक्चर देखना है। पहले लेक्चर से शुरू करें और जितने भी लेक्चर मेटलर्जी के आएंगे वो सारे क्रमशः देखें, क्रमबद्ध रूप से, तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाने वाला है। पूरे कंसेप्ट के साथ मैं आपको समझा रहा हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बने रहिए आप केमिस्ट्री धाम के साथ में। जय हिंद।